Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार दोस्तों और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के सभी साथियों। नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसकी गूंज आप कह सकते हैं आज भी सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नील नदी घाटी की और खास तौर पर मिस्र और नूबिया के साम्राज्यों की। जी। ये कहानी है शक्ति की, विजय की, व्यापार की और संस्कृतियों के मिलन और टकराव की भी। और ये आपके यूपीएससी सिलेबस, खासकर प्राचीन विश्व इतिहास के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा आधार रहेगा मैकडूगल लिटिल की किताब का चैप्टर 4 सेक्शन 1। जी हाँ। और दोस्तों, हमारा स्टाइल तो आप जानते ही हैं, सोर्स में दी गई हर जानकारी, हर नाम, हर तारीख को पकड़ना, उसे आसान बनाना, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो। हाँ, और आज हम लगभग 1570 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक यानी करीब 2000 साल के इतिहास को खंगालने वाले हैं। जी, एक लंबा दौर है ये। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम मिस्र के न्यू किंगडम यानी नवीन साम्राज्य की शुरुआत से लेकर दक्षिण में नूबिया के शक्तिशाली राज्य मेरोए यानी मरोए, उसके पतन तक का पूरा सफर तय करेंगे। बिल्कुल। इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच रिश्ते कैसे थे? क्या वो सिर्फ दोस्त थे या दुश्मन थे या व्यापारी? हाँ, क्या चल रहा था उनके बीच? हाँ। इन सभी पहलुओं को बारीकी से देखेंगे और कोई डिटेल मिस नहीं होगा, ये वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, न्यू किंगडम एकदम से तो प्रकट नहीं हुआ। सही बात है। उसकी नींव पड़ी मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य के दौर के बाद। तो पहले ये समझना जरूरी है कि मिडिल किंगडम में क्या हुआ और उसका अंत कैसे हुआ। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो मिडिल किंगडम जो लगभग 2040 ईसा पूर्व से 1640 ईसा पूर्व तक चला, वो कैसा समय था? वो काफी हद तक स्थिरता और मजबूती का दौर था। फेरो यानी राजा शक्तिशाली थे। उनका जोर कानून व्यवस्था बनाए रखने और मिस्र को जोड़े रखने पर था। अच्छा। इससे पहले थोड़ी उथल-पुथल रही थी, तो ये स्थिरता काफी अहम थी। और सोर्स ये भी बताता है कि उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी किए। हाँ, और वो भी कमाल के। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने व्यापार के लिए नील नदी को लाल सागर से जोड़ने वाली एक नहर खुदवा दी। सच में? ये तो गजब की इंजीनियरिंग रही होगी। बिल्कुल। इसने समुद्री व्यापार के लिए एकदम नए रास्ते खोल दिए थे। और नील नदी की बाढ़, वो तो हमेशा एक चुनौती रही होगी मिस्र के लिए। जी हाँ, उसके लिए भी उन्होंने उपाय किए। बाढ़ रोकने और पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए बड़े-बड़े डाइक्स मतलब बांध बनवाए। और इतना ही नहीं, लोअर इजिप्ट यानी निचले मिस्र की जो दलदली जमीन थी, उसे सुखाकर हजारों एकड़ नई खेती लायक जमीन तैयार की। वाह, मतलब काफी व्यवस्थित और कुशल प्रशासन था। बिल्कुल, ये सब यही दिखाता है। तो फिर इतना मजबूत व्यवस्थित राज्य अचानक कमजोर कैसे पड़ गया? मतलब 1640 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ? देखिए, स्थिरता ज्यादा दिन नहीं चली। एक बड़ा बदलाव आया हाइक्सोस लोगों के आने से। हाइक्सोस, HYKSOS, उच्चारण हाइक्सोस। नाम ही बता रहा है विदेशी शासक। हाँ, नाम का मतलब ही यही है। ये मिस्री नहीं थे। तो ये कौन थे? कहाँ से आए? ये विदेशी थे जो शायद स्वेज के स्थल डमरू यानी इस्थिमस ऑफ सुएज को पार करके मिस्र में दाखिल हुए। अच्छा। ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे आए और फिर उन्होंने मतलब सत्ता पर कब्जा कर लिया। ओ, तो ये कोई अचानक हमला नहीं था? शायद नहीं। लगभग 1630 से 1523 ईसा पूर्व तक यानी करीब 100 साल मिस्र के बड़े हिस्से पर इनका शासन रहा। 100 साल? ये तो मिस्र के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, उनके गौरव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक अपमान जैसा था। और मैंने पढ़ा है कि इन्हीं हाइक्सोस के आने से मिस्र में नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी आई, जैसे रथ। हाँ, ये एक दिलचस्प नतीजा निकला। देखिए, हाइक्सोस का शासन अपमानजनक जरूर था, पर इसने मिस्रियों को एक तरह से जगा दिया। अच्छा, कैसे? उन्हें घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ जैसी नई सैन्य तकनीकें और लड़ने के नए तरीके अपनाने पड़े। आप कह सकते हैं ये एक तरह का फोर्स्ड मॉडर्नाइजेशन था। दिलचस्प। और आखिरकार मिस्र के नेताओं ने हिम्मत जुटाई,
एकजुट हुए हाँ और हाइक्सोस को बाहर खदेड़ दिया। बिल्कुल, काफी लंबे संघर्ष के बाद वो कामयाब हुए और इसी संघर्ष ने आप कह सकते हैं सीधे तौर पर न्यू किंगडम यानी नवीन साम्राज्य की नींव रखी। तो यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर। हाँ, एक नए आत्मविश्वास और ताकत का दौर। तो अब आते हैं न्यू किंगडम पर। लगभग 1570 से 1075 ईसा पूर्व। ये मिस्र के इतिहास का शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे भव्य दौर माना जाता है ना? बिल्कुल। यूपीएससी में भी अक्सर ऐसे गोल्डन एज वाले टॉपिक्स पर सवाल बनते हैं। हाँ। ये दौर पिछले किसी भी दौर से ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर और हाँ, ज्यादा विस्तारवादी, मतलब साम्राज्य फैलाने वाला था। ऐसा क्यों? मतलब क्या बदला था? वो हाइक्सोस को हराने के बाद एक नया जोश था, एक राष्ट्रवाद की भावना थी और जो नई मिलिट्री स्ट्रेंथ उन्होंने सीखी थी वो भी थी। अच्छा। अब मिस्र सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपना साम्राज्य फैला रहा था, रक्षा से विस्तार की ओर। और इस नए दौर की शुरुआत कुछ बहुत ही दिलचस्प शासकों से होती है। सोर्स में खासकर 2 नाम आते हैं, हटशेप्सुत और थुतमोस तृतीय। हाँ, और दोनों एक के बाद एक आए, पर अंदाज बिल्कुल अलग। पहले हटशेप्सुत, एक महिला फेरो। एक महिला फेरो, ये तो अपने आप में ही असाधारण बात है, खासकर उस जमाने में। बिल्कुल, खासकर इतने शक्तिशाली मिलिट्री वाले युग में। उनकी क्या खासियत थी? सोर्स क्या कहता है? उनकी पॉलिसी, उनकी नीति, वो युद्ध और विजय की बजाय व्यापार पर जोर देती थी। उनका मानना था कि दौलत बढ़ाने के लिए लड़ाई की लूट से बेहतर है कॉमर्स का रास्ता। दिलचस्प। और इसी वजह से उन्होंने पुंट देश के लिए वो मशहूर समुद्री यात्रा आयोजित की थी। जी हाँ, पंच की भूमि, जो शायद लाल सागर के तट पर या अफ्रीका के पूर्वी सींग के पास कहीं थी। और वहां से क्या लाए? मकसद था वहां से महंगी लग्जरी चीजें लाना, जैसे मर, लोबान, फ्रैंकिनसेंस, गुग्गुल जैसी खुशबूदार चीजें, एबोनी, आबनूस की काली लकड़ी और आइवरी, हाथी दांत। अच्छा, तो ये शांति से मिस्र को अमीर बनाने का एक सफल प्रयास था। बिल्कुल, एक जटिल डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक अचीवमेंट थी ये। तो हटशेप्सुट थी एक तरह से व्यापारी शासक, लेकिन उनके बाद आए उनके सौतेले बेटे थुटमोस III, और कहानी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल पलट गई। एकदम। अगर हटशेप्सुट डिप्लोमेट ट्रेडर थी, तो थुटमोस एक योद्धा थे, एक वॉरलाइक फेरो। उनका शासनकाल पूरी तरह से युद्ध पर केंद्रित था। उन्होंने हटशेप्सुट की जो कम सैन्यवादी नीतियां थीं, उनको बदलने में शायद ही कोई वक्त लगाया। और उन्होंने इसे साबित भी किया बड़े-बड़े सैनिक अभियानों से। हाँ, बिल्कुल। कई कामयाब हमले किए। उन्होंने मिस्र की सीमाओं को इतना फैला दिया जितना पहले कभी नहीं था। कहाँ तक? उत्तर पूर्व में फिलिस्तीन और सीरिया में काफी अंदर तक, और दक्षिण में न्यूबिया तक। पूरी नील घाटी उनके कब्जे में थी और उससे भी आगे। और इसका नतीजा एक विशाल साम्राज्य और मिस्र के खजाने में, जैसा सोर्स कहता है, बाउंडलेस वेल्थ, यानी असीम धन। हाँ। दूसरे राज्यों से नजराना, संसाधन, टैक्स, सब कुछ। इसने फिर बड़े बड़े निर्माण कार्यों और दूसरी बड़ी शक्तियों के साथ टकराव का मंच तैयार किया। हाँ, क्योंकि जब साम्राज्य फैलता है तो टकराव तो होता ही है। मिस्र जब उत्तर की ओर बढ़ा तो उनका सामना हुआ हिट्टियों से। जी। ये हिट्टी कौन थे? ये भी कोई बड़ी शक्ति थे? हाँ, हिट्टी उस समय की एक और बड़ी ताकत थे, जो अनातोलिया यानी आज के तुर्की में स्थित थे। अच्छा। वो भी मिस्र की तरह ही सीरिया और फिलिस्तीन की तरफ फैल रहे थे, और वो अपनी सैन्य ताकत, खासकर लोहे के इस्तेमाल में शुरुआती महारत के लिए जाने जाते थे। लोहा उस जमाने में ये बड़ी बात थी। बिल्कुल, इससे उन्हें हथियारों में एक एज, एक बढ़त मिलती थी। वो इस इलाके में मिस्र के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल राइवल बन गए थे। और इसी दुश्मनी ने मिस्र के सबसे मशहूर फेरों में से एक रामसेस द्वितीय, जिन्हें महान भी कहा जाता है, उनके लंबे शासनकाल को परिभाषित किया। हाँ, उनका शासनकाल अविश्वसनीय रूप से लंबा था, करीब 1290 से 1224 ईसा पूर्व तक, और उसका एक बड़ा हिस्सा हित्तियों के साथ संघर्ष में बीता। खासकर कादेश की लड़ाई लगभग 1285 ईसा पूर्व, ये बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये सीरिया पर कंट्रोल के लिए लड़ी गई थी। हजारों रथों का, चैरियट आर्मीज का एक भयानक टकराव हुआ था। कौन जीता? दिलचस्प बात यह है कि सोर्स बताता है दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब शायद ये है कि कोई साफ तौर पर जीता नहीं, बल्कि भयंकर खून खराबे के बाद लड़ाई बराबरी पर छूटी होगी, एक तरह का स्टेलमेट।
लेकिन असली दिलचस्प बात लड़ाई नहीं बल्कि उसके बाद जो हुआ वो है। हाँ, बिल्कुल। इतने बड़े टकराव के बावजूद रामसेस द्वितीय और हित्ती राजा ने आखिरकार बातचीत की और इतिहास की पहली ज्ञात अंतर्राष्ट्रीय शांति संधियों में से एक पर हस्ताक्षर किए। वाह, एक फॉर्मल पीस ट्रीटी। हाँ, जिसके हमारे पास डिटेल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इसने उत्तरी सीमा को स्थिर किया, प्रभाव क्षेत्र स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस तय किए और कुछ समय के लिए इन दो महाशक्तियों के बीच बड़ा युद्ध टल गया। डिप्लोमेसी का एक लैंडमार्क मूवमेंट था ये। तो उत्तर में शांति स्थापित हो गई और खजाने में असीम धन था ही, तो फेरो ने इसका क्या किया? जाहिर है कंस्ट्रक्शन। हाँ, और वो भी ऐसे स्केल पर, ऐसे पैमाने पर जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। न्यू किंगडम, खासकर रामसेस द्वितीय का दौर, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग का युग था। क्यों बनाते थे इतने बड़े स्मारक? मकसद कई थे। अपनी ताकत और देवताओं की कृपा दिखाना, सुरक्षा के लिए किले बनाना, प्रशासन चलाना और मिस्र की विरासत को मतलब भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित करना। और रामसेस द्वितीय ने तो लगभग हर चीज पर अपना नाम लिखवा दिया था, कहते हैं। हाँ, वो अविश्वसनीय रूप से विपुल निर्माता थे। भव्य महल, विशाल मंदिर परिसर। उन्होंने करनाक में देवता अमुन रे के मंदिर में बड़े हिस्से जोड़े। करनाक, थीब्स के पास। हाँ, थीब्स के पास। वो साम्राज्य का धार्मिक दिल था और अमुन रे मुख्य देवता थे। तो ये उनकी धर्मपरायणता और शक्ति दोनों का बड़ा प्रदर्शन था। हाँ, लेकिन शायद उनका सबसे हैरत अंगेज प्रोजेक्ट दक्षिण में था अबू सिम्बल। अबू सिम्बल? अबू सिम्बल, वो तो अद्भुत हैं। उन्होंने नील नदी के ऊपर खड़ी बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर उनके अंदर 2 मंदिर बनवाए। अंदर? चट्टानों पर नहीं? नहीं, चट्टानों में खोदे गए, मतलब जीवित चट्टान से तराशे गए। इंजीनियरिंग और कला का अविश्वसनीय करतब। और मुख्य मंदिर के बाहर रामसेस की वो विशाल मूर्तियां। उनका पैमाना समझना मुश्किल है। सच में। सोर्स हमें एक अद्भुत डिटेल देता है। रामसेस की उन विशाल बैठी हुई मूर्तियों के अकेले कान ही 3 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं। 3 फीट? सिर्फ कान। सिर्फ कान? बाप रे। इससे आपको उस जबरदस्त अति मानवीय पैमाने का एहसास होता है जिसका वो लक्ष्य कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, इतनी शक्ति और दौलत के साथ ये न्यू किंगडम के फेरों अनंत काल कहाँ बिताने की योजना बना रहे थे? मतलब दफनाने की जगह? हाँ, क्योंकि ओल्ड किंगडम के पिरामिड्स तो लूटपाट के शिकार हो चुके थे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने छिपी हुई चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों को चुना, वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में। ये थेब्स से नील नदी के पार हैं? हाँ, थेब्सी नदी के पार। ये शाही कब्रिस्तान बन गया जिसका उद्देश्य फेरों और उनके खजाने को परलोक के लिए सुरक्षित रखना था। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता है। शक्ति, धन, निर्माण का ये अविश्वसनीय शिखर, ऐसा लगता है कि ये टिक नहीं सकता था। क्या हुआ? हाँ, उस स्तर के शाही नियंत्रण को बनाए रखना, प्रतिद्वंदियों को रोकना, अंदरूनी मामलों का प्रबंधन करना, ये अंततः बहुत ज्यादा हो गया। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद चीजें बिगड़ने लगीं। क्या कारण थे? अंदरूनी या बाहरी? एज कलैप्स कहते हैं, जब पूरे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उथल-पुथल मची हुई थी। अच्छा, ग्रीस, अनातोलिया, लेवेंट, सब जगह? हाँ, और मिस्र भी अछूता नहीं रहा। गिरावट असल में रामसेस II के लंबे शासनकाल के समाप्त होने के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। और मुख्य दोषी बताए जाते हैं सी पीपल्स, समुद्री लोग। ये कौन थे? इनका नाम बड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, ये कई अलग अलग समूहों का एक कुछ हद तक रहस्यमयी संघ था। शायद अकाल या कहीं और संघर्ष से विस्थापित हुए थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने समुद्र और जमीन से हमलों की लहरें शुरू की। उनकी उत्पत्ति पर बहस होती है, लेकिन उनके प्रभाव पर नहीं। उनका प्रभाव विनाशकारी था। हाँ, उन्होंने तटीय क्षेत्रों पर छापा मारा, व्यापार मार्गों को बाधित किया, मिस्रियों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़ी। सोर्स स्पष्ट रूप से कहता है कि इन आक्रमणों ने साम्राज्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। क्या उन्होंने मिस्र पर कब्जा कर लिया? नहीं, उन्होंने मिस्र पर सीधे विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन उसे अस्थिर कर दिया। केंद्रीय सरकार की पकड़ टूट गई, क्षेत्र का नुकसान हुआ, खासकर लेवेंट में, और शायद अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ गईं। मिस्र बच तो गया, लेकिन बहुत कमजोर हो गया। और जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो दूसरों के लिए अवसर पैदा होते हैं, जैसे लिबियाई लोगों के लिए। बिल्कुल सही। सी पीपल्स की अराजकता और उसके बाद जो विघटन हुआ, उसके बाद मिस्र कमजोर था। पश्चिम के रेगिस्तानी क्षेत्रों से लिबियाई लोग नील डेल्टा में जाने लगे, प्रभाव बढ़ाया, और अंततः लिबियाई शासकों ने मिस्र पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने अपने राजवंश स्थापित किए। तो मिस्र फिर से विदेशी शासन के अधीन आ गया।
लेकिन यहाँ वो दिलचस्प पैटर्न फिर से उभरता है, कल्चरल अडॉप्शन वाला, सांस्कृतिक अपनाने वाला। हाँ, ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार दिखता है। लिबियाई विजेता होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से अपनी विदेशी संस्कृति थोपने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? वो काफी हद तक इजिप्शियनाइज्ड हो गए, मतलब मिस्रीकृत हो गए। उन्होंने मिस्र के खिताब अपनाए, मिस्र के देवताओं की पूजा की, मिस्र के रीति रिवाजों का पालन किया। अच्छा। वो मूल रूप से फ़ैरो की भूमिका में आ गए और जो मौजूदा स्ट्रक्चर था उसे बनाए रखा। सभ्यता इतनी मजबूत थी कि वो विजेताओं को भी अपने में समा लेती थी। और इसने नील नदी के किनारे अगले बड़े सत्ता परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया, इस बार दक्षिण में नूबियाई लोगों को शामिल करते हुए। बिल्कुल। चलिए अब दक्षिण की ओर चलते हैं, नील नदी के नीचे पहले जलप्रपात से परे, नूबिया में। इस क्षेत्र का मिस्र के साथ एक लंबा और बहुत जटिल इतिहास था। अत्यंत लंबा और जटिल। सदियों तक मिस्र प्रमुख शक्ति था। नूबिया, जो दक्षिण की भूमि थी, अक्सर मिस्र के नियंत्रण या भारी प्रभाव में रहती थी। मिस्र को नूबिया से क्या चाहिए था? उसके संसाधन, खासकर सोना, जनशक्ति यानी मैन पावर और व्यापार मार्ग। मिस्र निश्चित रूप से नूबिया को रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानता था। तो उन्होंने वहां क्या किया? सैन्य अभियान चलाए, किले बनाए और कभी-कभी सीधे उसके कुछ हिस्सों पर शासन भी किया। लेकिन नूबिया सिर्फ एक पैसिव रिसोर्स एरिया नहीं था, उसके अपने राज्य भी थे। बिल्कुल थे। सबसे महत्वपूर्ण रूप से किंगडम ऑफ कुश, कुश का राज्य। कुश एक शक्तिशाली नूबियाई सभ्यता थी जो बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रही, मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ये मिस्र के मिडिल और न्यू किंगडम्स के समकालीन थे। हाँ बिल्कुल, निरंतर संपर्क था। मिस्र की सेनाएं कुश पर छापा मार सकती थीं या कब्जा कर सकती थीं, लेकिन कुश बना रहा, वो खत्म नहीं हुआ। और नूबिया ने एक पुल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, मिस्र को बाकी अफ्रीका से जोड़ने वाला। एक महत्वपूर्ण भूमिका। नूबियाई राज्य मिस्र को शेष अफ्रीका, मतलब सहारा के दक्षिण के अफ्रीका से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा, ट्रेड कॉरिडोर के रूप में काम करता था। तो व्यापारिक वस्तुओं के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान होता होगा। हाँ बिल्कुल, विचार शैली, प्रौद्योगिकियां दोनों तरफ बहती थीं। तो जैसे लीबियाई लोगों ने मिस्र के कमजोर होने पर अवसर देखा, बिल्कुल, कुश ने भी वही किया। बिल्कुल वही। जैसे ही मिस्र अपने पतन के दौर में प्रवेश किया, पहले हाइक्सॉस युग के दौरान थोड़ा और बाद में न्यू किंगडम के कमजोर होने के बाद ज्यादा, कुश ने खुद को और अधिक मजबूती से स्थापित करना शुरू कर दिया। मतलब वो मिस्र की छाया से उभरा। हाँ, वो मिस्र की छाया से उभरा और अपने आप में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बन गया। और फिर वो वास्तव में रिमार्केबल मोमेंट आया जब कुश ने मिस्र पर ही विजय प्राप्त कर ली। हाँ, ये तो इतिहास का पहिया पूरी तरह घूम गया। नूबियाई लोगों ने पासा पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने मिस्र पर हमला किया। हाँ, और मिस्र के सिंहासन पर अपना राजवंश 25th डायनेस्टी स्थापित कर दिया। इसके पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? मतलब किस राजा ने ये किया? वो के कुशाइट राजा प्यांखी, एक बहुत महत्वपूर्ण शासक। उन्होंने उत्तर की ओर एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, शहर दर शहर जीतते हुए। अच्छा। उनके विजय स्तंभ पर इस विजय का विस्तार से वर्णन है, बड़े गर्व के साथ। उन्होंने सफलतापूर्वक पूरी नील घाटी को एकजुट किया, नूबिया की गहराई से लेकर भूमध्य सागरीय डेल्टा तक। तो एक नूबियाई फ़ैरो मिस्र और कुश दोनों प्रशासन कर रहा था। ये कब हुआ? प्यांकी की विजय और मिस्र पर कुशाइट शासन का जो शिखर था, वो लगभग 751 ईसा पूर्व था। और ये राजवंश लगभग 1 सदी, मतलब 100 साल तक चला। 100 साल। यह ऐतिहासिक शक्ति संतुलन का गहरा उलटफेर था। बिल्कुल, अपने पूर्व शासक पर ही शासन करना। लेकिन साम्राज्य उठते और गिरते, कुशाइट फ़ैरोओं को उत्तर पूर्व से एक नए दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ा। वास्तव में मिस्र पर उनका नियंत्रण अंततः असीरियाई लोगों द्वारा समाप्त कर दिया गया। असीरिया, हमने पहले उनका संक्षेप में जिक्र किया था, मेसोपोटामिया वाले। हाँ, लगभग 850 ईसा पूर्व से शुरू होकर वे एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन गए थे, जो अपने संगठन, क्रूरता और महत्वपूर्ण रूप से लोहे के हथियारों के व्यापक उपयोग के लिए जाने जाते थे। और इसी लोहे ने उन्हें मिस्र में कुशाइटों पर बढ़त दी। हाँ बिल्कुल, उनके लोहे के हथियार कुश की सेना पर भारी पड़े। तो असीरियाई आक्रमणों ने कुशाइट शासकों को मिस्र से बाहर कर दिया, लेकिन वे गायब नहीं हुए, वे दक्षिण की ओर पीछे हट गए। बिल्कुल, कुशाइट शाही परिवार और अभिजात वर्ग वापस नूबिया में चले गए और उन्होंने अपनी राजधानी को बहुत दक्षिण में मेरोए शहर में स्थानांतरित कर दिया। मेरोए में? तो ये उनके लिए अंत नहीं था? नहीं,
मेरोए में यह कदम अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने मेरोए के स्वर्ण युग गोल्डन एज ऑफ मेरोए की शुरुआत को चिन्हित किया। अच्छा। यह दक्षिणी राजधानी एक शक्तिशाली और विशिष्ट कुशाइट राज्य का केंद्र बन गई जो सदियों तक चली। मेरोए इतना सफल क्यों हुआ? क्या खास बात थी उसमें? हमारे सोर्स के अनुसार 2 मुख्य बातें। पहला, उसका स्थान, उसकी लोकेशन। लोकेशन कैसे? वो न केवल नील नदी के किनारे था बल्कि लाल सागर की ओर जाने वाले स्थल मार्ग ओवरलैंड रूट्स से भी व्यापार के लिए अच्छी तरह से स्थित था। ओह, तो मतलब ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल? हाँ, इससे उसे अफ्रीका, अरब और यहाँ तक कि भारत को जोड़ने वाले आकर्षक व्यापार नेटवर्क तक पहुंच मिली। व्यापार मार्ग। और दूसरा कारक क्या था? संसाधन। रिसोर्सेज। विशेष रूप से मेरोए में लौह अयस्क आयरन ओर की प्रचुर आपूर्ति थी। लोहा, वही धातु जिसका इस्तेमाल असीरियाई लोगों ने उनके खिलाफ किया था। अब उनके पास खुद लोहा था। बिल्कुल। और मेरोए के पास गलाने के लिए आवश्यक भट्टियों को ईंधन देने के लिए पास में बहुत सारी लकड़ी भी थी। तो उन्होंने अपनी आयरन इंडस्ट्री विकसित कर ली। हाँ, उन्होंने एक प्रमुख लोहे उद्योग विकसित किया। वे बड़े पैमाने पर अपने लोहे के औजार और हथियार बना सकते थे। व्यापार से धन और इस औद्योगिक क्षमता के संयोजन ने मेरोए को सैकड़ों वर्षों तक एक प्रमुख शक्ति केंद्र बना दिया। वाकई एक लचीला राज्य था, रेजिलिएंट स्टेट। बहुत। लेकिन मेरोए का स्वर्ण युग भी अंततः समाप्त हो गया। इतिहास घूमता रहता है। मेरोए की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। उन्हें अंदरूनी दबावों और बाहरी प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। अंतिम झटका कब और कैसे लगा? अंतिम झटका लगभग 350 ईस्वी AD 350 में आया। उन्हें आधुनिक इथियोपिया और इरिट्रिया में स्थित अक्सुम के उभरते साम्राज्य ने जीत लिया। एक्सम? हाँ, एक्सुम की जीत ने कुश के एक प्रमुख स्वतंत्र शक्ति के रूप में अंत को चिन्हित किया। ये तो थी राजनीतिक और सैन्य कहानी। अब जरा सांस्कृतिक आदान प्रदान की गहरी धारा पर वापस आते हैं। हाँ, जो साथ साथ चल रही थी। विशेष रूप से नूबियाई संस्कृति पर मिस्र के प्रभाव, यानी इजिप्शियनाइजेशन, मिस्रीकरण पर, यह व्यापक था, है ना? बहुत व्यापक था, खासकर उन दौर में जब मिस्र ने नूबिया पर प्रभुत्व जमाया या भारी प्रभाव डाला, और तब भी जब कुश ने मिस्र पर शासन किया। ये सिर्फ सतही उदाहरण नहीं था। मुख्य क्षेत्र कौन से थे जहां ये प्रभाव दिखा? सोर्स क्या कहता है? प्रभाव के मुख्य क्षेत्र थे, पहला, धर्म। नूबियाई लोगों ने कई मिस्र के देवताओं को अपने देवताओं में अपनाया। उन्होंने मिस्र की शैली में मंदिर बनाए जो मिस्र के देवताओं के साथ साथ उनके अपने देवताओं को भी समर्पित थे। अच्छा, और? दूसरा, भाषा और लेखन। लंबे समय तक नूबियाई अभिजात वर्ग ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मिस्र की भाषा और महत्वपूर्ण रूप से मिस्र की चित्रलिपि लेखन का उपयोग किया। हमें नूबियाई स्मारकों पर मिस्र की चित्रलिपि मिलती है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने शक्तिशाली पड़ोसी की प्रशासनिक और धार्मिक भाषा को अपनाया। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी? हाँ, प्रभाव रीति रिवाजों और यहाँ तक कि कपड़ों की शैलियों तक फैल गया। नूबियाई अभिजात वर्ग अक्सर इजिप्ट के फैशन और दरबारी प्रथाओं का अनुकरण करते थे। और वास्तुकला, वो सबसे स्पष्ट उदाहरण है शायद, पिरामिड बनाने की प्रथा। हाँ, वो सबसे स्पष्ट है। शाही दफनाने के लिए पिरामिड बनाने की प्रथा को अपनाया। क्या वो गीजा जैसे ही थे? गीजा शैली से थोड़े अलग थे, आमतौर पर छोटे, ज्यादा ढलान वाले और एक दूसरे के करीब बने होते थे। लेकिन मूल विचार, पिरामिड एक शाही मकबरे के रूप में सीधे मिस्र से उधार लिया गया था। ये शक्ति और परलोक के विश्वास के एक मुख्य मिस्री प्रतीक को अपनाना दिखाता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन आपने उल्लेख किया कि जब असीरियाई संघर्ष के बाद राजधानी दक्षिण में मेरोई चली गई तो चीजें बदलने लगीं। हाँ, मेरोए में स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण मोड़ लगता है। देखिए, मिस्र का प्रभाव बना रहा, लेकिन प्रत्यक्ष मिस्र के नियंत्रण से दूर होने के कारण एक अधिक विशिष्ट मेरोइटिक संस्कृति को पनपने का मौका मिला। एक तरह की कल्चरल इंडिपेंडेंस? हाँ, बिल्कुल। एक तरह की सांस्कृतिक स्वतंत्रता स्वयं को मुखर कर रही थी। क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए इस दौरान? सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक था उनकी अपनी लेखन प्रणाली, यानी राइटिंग सिस्टम का निर्माण। अपनी लिपि? हाँ, उन्होंने चित्रलिपि का उपयोग बंद कर दिया और मेरोटिक लिपि विकसित की। इसका एक चित्रलिपि रूप था जो मिस्र से लिया गया था पर अलग तरह से इस्तेमाल होता था,
और एक अधिक सामान्य घसीट यानी कर्जिव रूप था। और ये किस भाषा के लिए थी? महत्वपूर्ण रूप से यह मिस्र की नहीं बल्कि उनकी अपनी मेरोटिक भाषा का ही प्रतिनिधित्व करता था। ये सांस्कृतिक आत्म परिभाषा में एक बड़ा कदम था। क्या ये बदलाव कला जैसे अनेक क्षेत्रों में भी दिखा? हाँ, मेरोटिक कला ने अपनी विशिष्ट शैलियां विकसित की। जबकि अभी भी मिस्र के प्रभाव दिखाई देते थे, इसमें अधिक स्थानीय नूबियाई थीम, विभिन्न अनुपात, मिट्टी के बर्तनों की अनोखी शैली और शाही राज चिन्हों के विशिष्ट रूप शामिल थे। की तरह से नहीं छोड़ा। लेकिन स्थानीय नूबियाई देवता मेरोए में अधिक प्रमुख हो गए लगते हैं। जैसे शेर देवता एपिडेमिक अक्सर दिखाई देते हैं। तो हम एक मिश्रण देखते हैं, लेकिन उधार लिए गए तत्वों के साथ साथ स्वदेशी धार्मिक पहचान का एक स्पष्ट दावा भी। ये एक सिंथेसिस था जिसने विशिष्ट रूप से मेरोइटिक कुछ बनाया। वाह, क्या अविश्वसनीय यात्रा रही। हमने मिडिल किंगडम के पतन से शुरुआत की, हाँ, हाइक्सोस का हस्तक्षेप देखा, फिर न्यू किंगडम की पूरी शक्ति देखी, हैटशेप्सुट, थुटमोसे III, रामसेस II के साथ, फिर सी पीपल्स के तहत उसका पतन, लीबियाई शासन, फिर कुश का अद्भुत उदय, प्यांखी का मिस्र पर विजय, हाँ, वो तो कमाल था। फिर मेरोए में वापसी और उस लौह समृद्ध दक्षिणी राज्य का उत्कर्ष। केवल अक्सुम द्वारा पतन के लिए लगभग 350 ईस्वी में। इसने वास्तव में नील घाटी के इतिहास के एक विशाल विस्तार करीब 2000 साल 1570 ईसा पूर्व 350 ईस्वी को कवर किया। और उन सभी विशिष्ट नामों, तारीखों, स्थानों और विवरणों को निकालना जो सोर्स में दिए गए हैं, वास्तव में उस ठोस नींव का निर्माण करता है जिसका हमने लक्ष्य रखा था। यूपीएससी के लिए ये डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस विस्तृत नजरिए से बड़ी बात सिर्फ साम्राज्यों का क्रम नहीं है, बल्कि नील नदी के किनारे वो गतिशील संबंध हैं। पावर डायनामिक्स कैसे बदलती रहीं। हाँ, शक्ति बदली, कभी कभी नाटकीय रूप से, जैसे कुश का अपने पूर्व अधिपति पर विजय प्राप्त करना। हाँ, लेकिन जो आकर्षक है वो ये है कि कितनी बार राजनीतिक विजय सांस्कृतिक निरंतरता, यहाँ तक कि संरक्षण का कारण बनी। मतलब लिबियाई लोगों ने मिस्र के तरीके अपनाए, कुशाइटों ने मिस्र पर शासन करते हुए भी मिस्र के तरीके अपनाए और बाद में उन्हें मेरोए में अपनी परंपराओं के साथ मिला दिया। ऐसा लगता है जैसे सभ्यता में ही, खासकर मिस्र की सभ्यता में, ये अपार गुरुत्वाकर्षण था। बिल्कुल, विजेता अक्सर विध्वंसक के बजाय संरक्षक बन गए। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं आप सबके लिए दोस्तों, एक अंतिम विचार के साथ। हाँ, एक सवाल। हमने लीबियाई और कुशाइटों को मिस्र पर विजय प्राप्त करते देखा, लेकिन फिर उसकी संस्कृति, उसके प्रशासन, उसकी धार्मिक प्रथाओं को गले लगाते और संरक्षित करते हुए देखा। तो क्या इस संदर्भ में विजय का वास्तव में वही मतलब है जो हम अक्सर सोचते हैं, यानी एक लोगों का दूसरे द्वारा पूर्ण अधीनता या प्रतिस्थापन? यह क्या इसका मतलब कभी कभी कुछ और हो सकता है? जैसे गहरी स्थापित और सम्मानित सभ्यता के प्रबंधन, उसकी अभिरक्षा को संभालना। नए शासक पुरानी भूमिकाओं में कदम रखते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं, शायद इसलिए कि ये प्रतिष्ठित है या शायद सिर्फ इसलिए कि ये काम करती है। क्या आप अन्य ऐतिहासिक साम्राज्यों, शायद हाल के साम्राज्यों के बारे में सोच सकते हैं जहां आप तर्क दे सकते हैं कि विजेता एक अर्थ में उस संस्कृति के रखवाले बन गए थे जिन्हें उन्होंने वश में किया था? सोचने के लिए कुछ। इस अंतिम प्रश्न पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.